अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को मेरा दोस्त की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है डोगो फाइटर्स। मगर कर्नल, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? ट्रिशिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो एक्रीमेंट सहाफ़ी जिन्हें बोट्सवाना पहुंचाया गया था, वो वाकई एशियाई सीक्रेट एजेंट थे। उनके पास मेकअप साफ करने का कोई खास राज मौजूद था जिसका हमें पता ना चल सका। उन्होंने वहां जाकर मेकअप साफ कर लिया। उसके बाद ये लोग वहां से कार पर किसी सरहदी कस्बे का काबोरा से गुजर कर बचांग पहुंचेंगे। मेरे आदमी ने यही इतला दी है और अब मुझे फौरी तौर पर बचांग पहुंचना होगा ताकि वहां उन्हें चेक किया जा सके, वरना ये लोग इंतहाई आसानी से बचांग से जोहम्बर्ग पहुंच जाएंगे और हम बेखबर रहेंगे। कर्नल वेंडन ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेलो कर्नल वेंडन कॉलिंग कर्नल डोजान। कर्नल डोजान ने राब्ता कायम होते ही तेज़ लहजे में कहा। यस कर्नल डोजान अटेंडिंग। क्या बात है कर्नल, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ से कर्नल डोजान ने परेशान लहजे में कहा। कर्नल डोजान, मैंने बोट्सवाना में मौजूद एक एग्रीमेंट एजेंट की ड्यूटी लगाई थी कि वो मुझे उन एग्रीमेंट्स के मुतालिक रिपोर्ट दे कि ये कहाँ गए हैं और उनकी क्या सरगर्मियाँ हैं। उसने अभी अभी इतला दी है कि वो एक्रीवियन ना थे बल्कि वही एशियाई एजेंट थे। उन्होंने वहाँ किसी नहलिस्तान में पनाह ली जहाँ 2 एक्रीवियन हबशी पहले से उनके मुंतज़िर थे। वहाँ उन्होंने गुसल करते हुए न जाने किस तरह अपने मेकअप साफ कर लिया और फिर किसी कोरों के साथ वो कार में बैठकर चले गए हैं। मजीद इंक्वायरी पर मेरे आदमी को सिर्फ इतना पता चल सका है कि उन्होंने काबोरा से होकर बचांग जाना है। मैंने तो नक्शा देखा लेकिन ना तो मुझे काबोरा नजर आया और ना बचांग। लेकिन ट्रिशिया ने मुझे बताया है कि वो बचांग की रहने वाली है और बचांग आम नाम है। उसका सरकारी नाम राकोबा है। राकोबा नक्शे में मौजूद है और ट्रिशिया ने बताया है कि वहाँ 2 साल पहले खाद फैक्ट्री भी बनाई गई है। तुम ये बताओ कर्नल कि उन इलाकों का इंचार्ज कौन है? कर्नल वेंडर ने तफसील बताते हुए कहा। ओ कर्नल, ये तो इंतहाई अहम इतला है, हमें वहाँ हो जाना चाहिए। कर्नल डोजान ने कहा। मैं खुद तो वहाँ जा रहा हूँ लेकिन हमारे जाने तक कम अज़ कम वहाँ लोग अलर्ट तो रहें, इसलिए पूछ रहा हूँ। कर्नल वेंडन ने जवाब दिया। वहाँ का इंचार्ज मेजर फोशन है। खासा तेज़ तरार आदमी है, मैं उसे अलर्ट कर देता हूँ। कर्नल डोजान ने कहा। तुम उसे अलर्ट कर दो और एक हेलीकॉप्टर फौरी तौर पर तैयार करो। हम 2 होशियार आदमी साथ ले जाएंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है। तुम भी अगर चलना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें फ़ौरन रवाना होना है। कर्नल वेंडन ने कहा। 2 आदमी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है कर्नल, वहाँ हमारे खासे फौजी मौजूद हैं और मैं आपके साथ ज़रूर जाऊँगा। आप आ जाए हेलीकॉप्टर पर, हेलीकॉप्टर तैयार होगा। कर्नल डोजान ने कहा और कर्नल वेंडन ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर उठ खड़ा हुआ। बॉस, वो सारा इलाका मेरा अच्छी तरह देखा हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ चलूँ। ट्रिशिया ने जो अब तक खामोश खड़ी थी बोल पड़ी। ओह हाँ, चलो कोई हर्ज नहीं है। कर्नल वेंडन ने सर हिलाते हुए कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ट्रिशिया भी उसके पीछे ही बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों छावनी के हेलीपैड पर पहुंच गए। वहां एक छोटा लेकिन हादसा तेज रफ्तार फौजी हेलीकॉप्टर मौजूद था, जिसके साथ ही कर्नल डोजान और हेलीकॉप्टर पायलट भी मौजूद था। आइए कर्नल, क्या कैप्टन ट्रिशिया भी साथ जाएंगी? कर्नल डोजान ने आगे बढ़ते हुए पूछा। हाँ, ये उस इलाके की रहने वाली है, इसलिए हो सकता है कि इनकी मौजूदगी से कोई फ़ायदा पहुंच जाए। तुमने मेजर फोशन को अलर्ट कर दिया है ना? कर्नल वेंडन ने पूछा। यस, और मेजर फोशन फौरी तौर पर हरकत में आ गया होगा। वो वैसे भी तेज़ काम करने वाला आदमी है और मुझे यकीन है कि हमारे पहुंचने तक वो उन लोगों को ट्रेस भी कर चुका होगा। उसने बताया है कि वो काबूरा के बारे में भी जानता है। इंतहाई छोटा सा सरहदी कस्बा है और उसके और बचांग के दरमियान एक जंगल फैला हुआ है। उसने कहा है कि वो जंगल के सामने पिकटिंग करेगा, इस तरह ये लोग आसानी से पकड़े जाएंगे। कर्नल डोजान ने तफसील बताते हुए कहा और कर्नल वेंडन ने अस्बात में सर हिला दिया। और फिर वो हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। पायलट की साथ वाली सीट पर कर्नल वेंडन बैठ गया, जबकि ऊपरी सीटों पर कर्नल डोजान और ट्रिशिया बैठे। कर्नल वेंडन ने सीट के ऊपर एक हुक से लटकी हुई ताकतवर दूरबीन उतारकर अपनी गोद में रख ली। हेलीकॉप्टर चंद लम्हे बाद फिजा में बुलंद हुआ और फिर खासी बुलंदी पर जाकर वो शुमाल की सिमत को मुड़कर खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। जोहम्बर्ग से जो सड़क बचांग जाती है उस सड़क के ऊपर चलो, कर्नल वेंडन ने पायलट से मुखातिब होकर कहा, और पायलट ने सर हिलाकर हेलीकॉप्टर का रुख जरा सा मोड़ा और फिर आगे बढ़ने लगा।
कर्नल वेंडर ने दूरबीन आंखों से लगाई और नीचे देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे दूर से एक बल खाकर जाती हुई सड़क नजर आने लगी, जिस पर इक्का दुक्का ट्रैफिक चल रही थी। हेलीकॉप्टर उस सड़क के ऊपर पहुंचकर मुड़ा और फिर सड़क के ऊपर की तरफ से आने वाली हर कार, बस और ट्रक को ताकतवर दूरबीन से इस तरह गौर से देख रहा था जैसे उसे यकीन हो कि उनमें से किसी न किसी में इमरान और उसके साथी जरूर सवार होंगे। सफदर और उसके साथियों ने मुकामी स्याफामों जैसा मेकअप कर लिया था और उसके साथ ही उन्होंने सब्ज लकीरों वाले महसूस फौजी लिबास भी पहन लिए। जूलिया को भी मर्दाना लिबास पहनाया गया और उसके चेहरे पर भी मर्दाना मेकअप किया गया था। सर पर पी कैप नुमा टोपी पहनने के बाद वो वाकई कोई स्याफाम फौजी लग रही थी। कमाल है, आप लोग तो हैरत अंगेज तौर पर बदल गए हैं, राकेश ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में उनसे मुहातिब होकर कहा। उसके चेहरे पर वाकई शदीद हैरत के आसार नुमाया थे। हैरान होने की बजाय तुम हमें अपने असलहा की पूरी तफसील बताओ और उसके साथ साथ यहाँ बैठकर उनके हेडक्वार्टर तक पहुँचने का रास्ता और वहाँ मौजूद उन लोगों के हिफाजती इंतजामात की तफसीलात बताओ, सफदर ने कहा। असलहा तो उधर पेटियों में पड़ा है, देख ले, बम है, मशीन गन्ने हैं और उनके मैगजीन, जहाँ तो यही चीज़ें काम आती हैं, राकेश ने जवाब दिया। और सफदर ने आगे बढ़कर सारे संदूक खुलवाए और फिर उन्हें गौर से देखने के बाद वो वापस कुर्सियों की तरफ आ गया। अब मुझे उस रास्ते और उनके हिफाजती निज़ाम के मुतालिक तफसील बताओ, सफदर ने पूछा। राकेश सर हिलाते हुए एक अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोलकर उसके अंदर से एक मोटा सा रोल किया हुआ नक्शा निकाला और उसे लाकर दरमियानी मेज़ पर रखकर खोल दिया। ये देखिए, यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ उनका हेडक्वार्टर है, राकेश ने दो मुख्तलिफ जगहों पर उंगलियां रखते हुए कहा। ठीक है, सफदर और उसके साथियों ने गौर से उन मुकामात को देखते हुए कहा। वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, क्योंकि उस रास्ते में कोई कुदरती रुकावट मौजूद नहीं है, वरना और हर जगह इंतहाई खतरनाक दलदलें मौजूद हैं जो रास्ता रोक देती हैं। राकेश ने नक्शे पर उंगली चलाकर रास्ता बताते हुए कहा। ठीक है, अब हिफाजती इंतजामात, सफदर ने पूछा। ये मुकाम है, यहाँ जे ग्रुप के विंग 3 का हेडक्वार्टर है। ये चंद लकड़ी के कैबिन हैं और इस विंग के आदमी इस रास्ते की हर तरफ से दरख्तों पर चढ़कर मुकम्मल निगरानी करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ से उनके विंग 4 की हदूद शुरू हो जाती है। उनका हेडक्वार्टर यहाँ है, यहाँ भी 4 लकड़ी के कैबिन हैं। फिर यहाँ से उनके हेडक्वार्टर को रास्ता जाता है और यहाँ वो जगह है जहाँ से हम खुफिया तौर पर उनके हेडक्वार्टर में दाखिल हो सकते हैं। ये सुरंगनुमा रास्ता है जो उनके ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर में जाता है, राकेश ने तफसील बताते हुए कहा। अगर विंग 3 से उनका कोई आदमी हेडक्वार्टर जाना चाहे तो फिर वो किस तरह जाते हैं, पैदल या किसी सवारी पर? सफदर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। उनके पास मखसूस जीपें हैं, उसके ज़रिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर हेडक्वार्टर पहुँच जाते हैं, राकेश ने जवाब दिया। और सफदर फिर काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। सुनो, मेरे जहन में एक प्लानिंग आई है, क्योंकि अगर हम बगैर प्लानिंग के वहाँ से गुजरे तो लाजमन मारे जाएंगे। हमारी गुमशुदगी और उनके आदमियों की हलाकत की खबर मिल जाने के बाद वो सब बेहद चौकन्ना होंगे और लाजमन हमें तलाश भी कर रहे होंगे, सफदर ने कहा। लाजमी बात है, लेकिन इस रास्ते के बगैर और कोई रास्ता तो नहीं है, राकेश ने जवाब दिया। सुनो, हम किसी जगह उन्हें अपनी झलक दिखाएंगे और फिर दूसरे रास्ते पर चढ़ जाएंगे। उससे पहले हम किसी महसूस सपाट पर दरख्तों के दरमियान इस तरह मशीन गनों को फिट कर देंगे कि जैसे ही वो लोग उधर मुतवज्जा हों, हम उनको ऑन कर देंगे। इस तरह फायर होते रहेंगे और वो लोग समझेंगे कि हम फंस गए हैं। लाजमन वो उधर मुतवज्जा हो जाएंगे। हम इस दौरान विंग 3 के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लेंगे और फिर वहाँ मौजूद अफराद को ख़त्म करके वहाँ से जीप लेकर उन्हीं के मेकअप में हेडक्वार्टर चल पड़ेंगे। इस तरह हमें रास्ते में चेकिंग का खतरा भी ना होगा और हम जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे, सफदर ने कहा। ओह, तो रेड ट्रेप करना चाहते हो, तनवीर ने चौंक कर कहा। हाँ, रेड ट्रेप यहाँ ज़रूरी है ताकि सबको उस तरफ काफ़ी देर तक मुतवज्जा रखा जा सके और हम आसानी से हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लें, सफदर ने कहा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है सफदर, इस तरह वाकई हम बेपनाह आसानियाँ हो जाएंगी, जूलिया ने भी सफदर की बात की तायीद करते हुए कहा। फिर इस तरह है जनाब कि जहाँ पेशोर रांधी के किनारे उन्हें झलक दिखाई जाए, बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हैं, वहाँ से हम आसानी से छुपकर उस तरफ हेडक्वार्टर के करीब पहुँच सकते हैं। यहाँ दरख्त बेहद घने हैं, जहाँ हम रेड ट्रेप कर सकते हैं और जब तक ये लोग यहाँ मुतवज्जा रहे, हम इस दौरान इस रास्ते से होते हुए उनके हेडक्वार्टर पहुँच सकते हैं, राकेश ने नक्शे की मदद से उन्हें समझाते हुए कहा। गुड, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो, तुम रेड ट्रेप को समझते हो, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सर, हमें इसकी बाकायदा ट्रेनिंग की गई है, राकेश ने जवाब दिया। ओके, सुनो, अब तुम लोग तो नदी किनारे उन्हें झलक दिखाओगे। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ 3 अफराद की झलक देखें। इधर मैं इस दौरान यहाँ
ٹرپنگ مکمل کر لوں گا، اس کے بعد جب تم یہاں پہنچو گے تو ہم وہاں سے چل پڑیں گے اور ریڈ ٹریپ آن کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم اکٹھے ہی ہیڈ کوارٹر ریڈ کریں گے۔ آؤ اب اسلحہ وغیرہ بھی اٹھاؤ اور ساتھ ہی میک اپ باکسز بھی، ہو سکتا ہے وہاں ہمیں اپنے میک اپ دوبارہ کرنے پڑیں، صفدر نے کہا اور سارے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اس تہھانے سے باہر آئے تو صفدر کی پشت پر ایک خاصا بڑا بیگ لدا ہوا تھا، جبکہ باقی تینوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں۔ راکیش ان کی رہنمائی کر رہا تھا اور پھر کافی دور آگے آنے کے بعد وہ رک گئے۔ آپ صفدر صاحب ادھر شمال کی طرف جائیں، ادھر وہ سپاٹ ہے ریڈ ٹریننگ کا، اور ہم مشرق کی طرف سے آگے بڑھ کر پیشور ندی پہنچیں گے اور پھر وہاں سے ہم گھومتے ہوئے ادھر مغرب سے ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ راکیش نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے تنویر اور جولیا، تم دونوں نے بے حد محتاط رہنا ہے، صفدر نے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا شمال کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی جنگلی خرگوش کی طرح آگے بڑھا جا رہا تھا، ہر طرف سے انتہائی چوکنا اور محتاط تھا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد وہ واقعی ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں درخت بے حد قریب اور کافی گھنے تھے۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے اپنی پشت پر لدا ہوا تھیلا اتار کر زمین پر رکھا اور اسے کھول کر اس میں موجود 4 مشین گن نے ان کا میگزین اور باریک لیکن مضبوط تار کا ایک بڑا سا گچھا نکال لیا۔ اس کے بعد وہ ایک مشین گن اور تار کا گچھا اٹھائے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے اس درخت کے درمیانی حصے میں مشین گن کو ایک محسوس سمت میں تار کی مدد سے اس طرح باندھ دیا کہ فائرنگ کے باوجود مشین گن نہ گر سکتی تھی۔ پھر اس نے اس کے ٹریگر کے ساتھ تار کو ایک محسوس انداز میں گانٹھ دی اور تار نیچے پھینک کر وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے مختلف درختوں پر چڑھ کر اس طرح 4 مشین گنیں باندھی، ان سب کے ساتھ وہ تار محسوس انداز میں موجود تھی، اور پھر باقی تار کو وہ درختوں کے درمیان موجود جھاڑیوں میں چھپا کر آگے لیتا گیا۔ کافی دور آ کر اس نے تار کو اپنی کمر میں موجود بیلٹ سے باندھا اور پھر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس درخت کی شاخ خاصی لچک دار تھی۔ اس نے ایک مضبوط سے تنے کا انتخاب کیا اور پھر اس کے آخری سرے کو پکڑ کر وہ نیچے لٹک گیا۔ اس کے جسم کے وزن کی وجہ سے لچکدار تنا خاصا نیچے تک جھکایا۔ صفدر کے قدم بھی زمین سے لگ گئے تھے، جبکہ ہاتھوں سے اس نے اس تھکے ہوئے تنے کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے تنے کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے بیلٹ میں باندھی ہوئی تار کو علیحدہ کیا، اور پھر بڑی مہارت سے اس نے اس تنے کو درخت کے دوسرے نچلے تنے کے ساتھ اس تار کے ساتھ باندھ دیا۔ اب جھکا ہوا تنا نچلے تنے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جبکہ تار اس طرح اس تنے سے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ بقایا تار کو وہ لے کر آگے بڑھتا گیا اور پھر کافی دور جا کر اس نے اس تار کو ایک تنے کے ساتھ چکر دے کر باندھ دیا۔ اب اس کے کاندھے سے صرف ایک مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے واپس پلٹا اور اس جگہ آ گیا جہاں وہ تھیلا ابھی تک موجود تھا۔ اس نے تھیلا اٹھا کر دوبارہ پشت پر باندھا اور ایک طرف جھاڑی کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے ساتھیوں کا انتظار تھا۔ ریڈ ٹریپ وہ مکمل ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک درخت کے پیچھے حرکت محسوس ہوئی تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے مشین گن کاندھے سے اتاری، اس کے ساتھ ہی اس نے حلق سے جھینگر کی محسوس آواز نکالی۔ یہ آواز انہوں نے پہلے ہی شناخت کی طے کر لی تھی۔ دوسرے لمحے دور درختوں کے پیچھے سے جھینگر کی آواز سنائی دی اور صفدر اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر درختوں کے پیچھے سے صفدر، جولیا اور راکیش تینوں نکلے اور دوڑتے ہوئے صفدر کی طرف بڑھ آئے۔ ٹریپ مکمل ہو گیا ہے؟ جولیا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں کیوں؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ ہمیں ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے صفدر صاحب، جلدی کریں، یہاں سے نکل چلیں، وہ کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے، راکیش نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آؤ، ابھی تار کافی باقی ہے۔ کچھ دور جا کر جب وہ تار ختم ہو گئی تو وہ سب رک گئے۔ یہاں سے ونگ 3 کا کیبن کتنی دور ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ کچھ ہی دور ہے، اب آپ ٹریپ آن کر دیں، اب تک وہ لوگ وہاں پہنچ چکے ہوں گے، راکیش نے کہا، اور صفدر نے تار کے سرے کو اپنی ہتھیلی کے گرد 2 بل دے کر لپیٹا اور پھر اس نے بڑے محسوس انداز میں بازو کو اوپر اٹھا کر نیچے کی طرف زوردار جھٹکا دیا۔ جھٹکے کے ایک لمحے بعد وہاں سے کافی دور یکلخت گولیاں چلنے کا جیسے طوفان سا آ گیا اور پورا جنگل گولیوں سے گونجنے لگا۔ چلو اب نکل چلو، صفدر نے کہا، اور پھر وہ سب درختوں اور جھاڑیوں میں چھپتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تقریباً 10 منٹ تک مسلسل دوڑنے کے بعد وہ سب سے آگے جانے والا راکیش یکلخت رک گیا۔ سامنے جنگل کے اندر اونچا لیکن انتہائی سرسبز ٹیلہ نظر آ رہا تھا۔ اس ٹیلے کے پیچھے ونگ 3 کا ہیڈ کوارٹر ہے، راکیش نے صفدر اور ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، انتہائی احتیاط سے چلو، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آواز نکالے بغیر ہی جہاں موجود ہر شخص کو ڈھیر کر دیا جائے۔ کتنے آدمی ہوں گے یہاں؟ صفدر نے پوچھا۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ 4-5 ہی ہوں گے، راکیش نے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دور سے گولیاں چلنے کی مدھم آوازیں ابھی تک سنائی دے رہی تھیں۔ ٹیلے پر چڑھ کر وہ اوپر پہنچے تو دوسری طرف 3 کیبن بنے ہوئے تھے، لیکن یہ تینوں کیبن درختوں اور پتوں میں اس طرح چھپے ہوئے تھے کہ نزدیک سے دیکھنے سے ہی نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک بڑے کیبن کی کھڑکی سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی، جبکہ باقی کیبن تاریک پڑے تھے۔ وہ چاروں جھاڑیوں میں
रेंगते हुए कैबिन की तरफ बढ़ गए। हेलो हेलो, विंसी कॉलिंग ओवर। कैबिन के अंदर से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। बार बार यही फिक्रा दोहराया जा रहा था। यस जे अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद एक तेज़ आवाज़ सुनाई जो सफदर ने खुले दरवाजे से अंदर झांका तो उसने अपनी जिसामत के एक सफ़ेद फार्म फौजी को बड़े से ट्रांसमीटर पर झुका हुआ पाया। बॉस, हमने उन्हें घेर लिया है। वो एक दलदल के करीब पहुंच गए हैं और मुसलसल और चारों तरफ तेज़ फायर कर रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रुप ने उन्हें चारों तरफ से इस तरह घेर लिया है कि वो किसी तरह भी फरार नहीं हो सकते। हम उन पर मुसलसल फायर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ठीक है कि उनकी अंधाधुंध राउंड फायरिंग की वजह से अब तक तो हमारे 6 आदमी मारे जा चुके हैं, लेकिन हमारे पास आदमियों की काफ़ी तादाद है, इसलिए वो हर सूरत में मारे जाएंगे। सफ़ेद फार्म फौजी मुसलसल बोले जा रहा था। उसी लम्हे सफदर के पैर के नीचे मौजूद एक पत्थर शायद ज़्यादा वजन पड़ने की वजह से यकलख तेज़ आवाज़ के साथ खसक कर लड़कता हुआ नीचे गड्ढे में जा गिरा। सफदर और उसके साथी तेज़ी से साइड में दुबक गए। ओह, 1 मिनट ओवर, यकलख बोलने वाले सफ़ेद फार्म फौजी ने रुककर कहा और फिर कैबिन के दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे लम्हे उस सफ़ेद फार्म फौजी ने बाहर झांका। वो शायद पत्थर गिरने की आवाज़ सुनकर इधर आया था। कैबिन की साइडों में दुबका हुआ सफदर यकलख उस पर किसी अकाब की तरह झिपटा और उस आदमी को साथ लेता हुआ नीचे झाड़ियों में जा गिरा। उस आदमी के हलक से हल्की सी चीख निकली और उसके साथ ही उसका तड़पता हुआ जिस्म यकलख साकत हो गया। सफदर ने बड़ी महारत से उसकी गर्दन की हड्डी ही तोड़ डाली थी। तुम बाहर का ख्याल रखो, मैं अंदर जा रहा हूँ, सफदर ने अपने साथियों से कहा और फिर तेज़ी से दौड़ता हुआ वो कैबिन के अंदर दाखिल हो गया। ट्रांसमीटर अभी तक ऑन था। सफदर ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने उसका बटन दबा दिया। हेलो हेलो, विंसी कॉलिंग ओवर। सफदर के हलक से सफ़ेद फार्म फौजी जैसी आवाज़ निकली, लेकिन लहजा बेहद पुरजोश था। यस, क्या रिपोर्ट है? ओवर, दूसरी तरफ से तेज़ लहजे में पूछा गया। सफदर उसकी आवाज़ पहचान गया था। ये जसूरा था। हमने उन्हें मार गिराया है बॉस, तीनों खत्म हो गए हैं बॉस। हमने उनकी लाशें भी चेक कर ली हैं, उनमें से एक मुकामी सियाफाम है जबकि 2 एक्रीमियन हैं। उनकी लाशें गोलियों से छलनी हो गई हैं। ओवर, सफदर ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। ओ वेरी गुड चाक्षी, क्या तुमने खुद उनकी लाशें अपनी आंखों से देखी हैं? ओवर, जयसूरा ने मुसरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, इसीलिए तो मैं कॉल होल्ड करके खुद गया था। मैंने खुद उनकी लाशें चेक की हैं। ओवर, ओके, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। वेरी गुड, अब ऐसा करो, उनकी लाशें अपने साथ लेकर यहाँ हेडक्वार्टर पहुँचो। मैं अपनी आंखों से उनकी लाशें चेक करना चाहता हूँ। और सुनो, उनके साथ जो सी सूरत थी वो यकीनन वहीं छुपी हुई होगी। वो मिशन में साथ ना आई होगी, इसलिए तुम वहाँ उसे तलाश कराओ और जैसे ही वो नजर आए उसे गोली मारने की बजाय जिंदा गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर भिजवा देना। ओवर एंड ऑल, जयसूरा ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, फिर तेज तेज कदम उठाता कैबिन से बाहर आ गया। उसे उठाकर अंदर ले आओ और जूलिया तुम भी आओ। तनवीर और राकेश तुम दोनों बाहर पहरा दें। मैं अपना जूलिया और उस चाक्षी का नया मेकअप करना चाहता हूँ, सफदर ने कहा और राकेश ने जल्दी से आगे बढ़कर झाड़ी में पड़ी हुई चाक्षी की लाश उठाई और उसे कैबिन के अंदर डालकर वापस बाहर आ गया, जबकि तनवीर बाहर ही रहा और जूलिया अंदर आ गई। जूलिया, ये तुम्हारा लिबास मैं थैली में डाल लाया था, ये लो और बाहर किसी झाड़ी के पीछे जाकर बदल लो। जल्दी करो, किसी के आने से पहले हमें मेकअप वाला काम मुकम्मल करना है। और सुनो, तनवीर और राकेश को कह दो कि अगर कोई आता दिखाई दे तो उसे रोकें नहीं बल्कि सिर्फ झींगर की आवाज़ वाला इशारा दे दें। जाओ जल्दी। सफदर ने अपनी पुष्ट पर लदा हुआ थैला उतार कर उसमें मौजूद जूलिया का लिबास बाहर निकालते हुए कहा। कमाल है, तुम उसे साथ क्यों ले आए थे? जूलिया ने उसके हाथ से लिबास लेते हुए पूछा। इसलिए कि शायद किसी जगह इसकी ज़रूरत पड़ जाए। फिर हम लिबास कहाँ से लाएंगे? सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जूलिया ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। कैबिन से बाहर की तरफ मुड़ गई। सफदर ने जल्दी से थैले में से मेकअप का सामान निकाला और उसे फर्श पर डालकर उसने इंतहाई फुर्ती से चाक्षी की लाश पर अपना एक्रीमियन मेकअप करना शुरू कर दिया। जब जूलिया लिबास तब्दील करके वापस आई तो सफदर चाक्षी के मेकअप से फारिग हो चुका था। तुम अपना मेकअप साफ कर दो, मैं अपने ऊपर चाक्षी का मेकअप कर लूँ, सफदर ने कहा और फिर उसके हाथ से तेज़ी से अपने चेहरे पर चलने शुरू हो गए, जबकि जूलिया ने अपना मेकअप वॉश करना शुरू करी। जब वो दोनों ही फाइनल टचेस लगा रहे थे कि बाहर से झींगर की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। सफदर ने बिजली की सी तेज़ी से मेकअप का सामान थैले में डाला और फिर थैला और चाक्षी को घसीट कर उसने एक तरफ अलमारी के पीछे छुपाया। जूलिया खुद ब खुद दौड़ कर एक और अलमारी के पीछे छुप गई, जबकि सफदर बड़े इत्मीनान से कुर्सी घसीट कर उस पर बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि एक स्याह फार्म दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या रिपोर्ट है? सफदर ने चाक्षी के लहजे में पूछा। बॉस, उनमें से एक भी नहीं मिला। हमारे 8 आदमी हलाक हो गए। उन्होंने वहाँ इंतहाई माहिराना अंदाज में रेड टेप लगा रखा था, इसलिए मशीन गन्नें खुद ब खुद चल रही थी। जब वो खामोश हुई और हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक आदमी भी मौजूद ना था। आने वाले ने बड़े मायूसाना लहजे में कहा। नाकामी 8 अफराद भी हलाक हो गए। बॉस, माइकल अभी तक उनको तलाश कर रहा है लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। आने वाले ने कहा।
تم ایسا کرو، مائیکل کو ساتھ لے کر فوراً واپس آؤ، باقی لوگ انہیں تلاش کرتے رہیں بلکہ دور جا کر تلاش کرو، وہ یقیناً ہمیں ڈاج دے کر دور نکل گئے ہیں۔ یس بوس، اس سیاہ فام نے کہا اور جلدی سے واپس مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ تم نے اسے واپس بھیج دیا؟ میرے سامنے تنویر کا مسئلہ ہے، اس آدمی کا قد و قامت اور جسامت تو راکیش سے ملتی ہے۔ مائیکل کا نام بتا رہا ہے کہ وہ لازماً سفید فام ہوگا، اگر وہ تنویر کی قد و قامت کا ہوا تو پھر بات بن جائے گی۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن تم نے مجھے اصل میک اپ اور لباس میں آنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ جولیا نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا اور صفدر نے اسے تفصیل سے جیسورا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنا دی۔ اوہ، تو تم اب مجھے گرفتار کر کے لے جاؤ گے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس طرح ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، ورنہ راستے میں تمہارے مردانہ لباس میں ہونے کے باوجود شناخت کا خطرہ باقی رہ سکتا تھا۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب سیکرٹ سروس کے ممبر سیکرٹ سروس کے سیکنڈ چیف کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، گڈ شو، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا اور صفدر بھی ہنس پڑا۔